Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to English Grade 9 video lecture series and welcome to the Chase Academy. I'm your instructor Zia Hamid. Students, आज का जो हमारा SLO है, basically we are going to cover two SLOs of reading comprehension. This is our lecture 5. Today we are going to talk about two SLOs. First one is read, view and analyze a variety of reading grade appropriate and high interest books and text from print and non-print sources. जी, कल हमने बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी वाला SLO जो है उसको कवर किया था रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था दैट यू विल गेट all these kind of reading passages and then you will answer the relevant questions. So this is how your reading comprehension, your understanding is tested. So again, this SLO, this is also very much important. Here you can see we are going to cover personal recounts. Personal recounts जो personal writing है, जो उसके अंदर यहाँ पे mention है आपके SLO में, for example diary entries या biographies. So आज हम देखेंगे कुछ examples and the resources are shared with you already in the group. I hope that you have got it and taken the printout. So what was the purpose of that? ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें text जो है उसको read करें और उसके बाद questions को solve करें, so that your comprehension is tested. All right? Okay. Second SLO is choose words and phrases for effect. जब हम पढ़ते हैं तो हम कैसे एनालाइज करेंगे कि जो वर्ड्स हैं, जो फ्रेजेस हैं, वो हम पर इफेक्ट पैदा कर रहे हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ सेइंग वन थिंग. वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ द वर्ड्स, द चॉइस ऑफ वर्ड्स एज अ रीडर, किस तरह वो हम पे इफेक्ट करते हैं, और इसी तरह जो फ्रेजेस होते हैं उसको भी हम देखेंगे. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर दीज टू, वन SLO एट अ टाइम. So first one is reading these personal recounts. अब recounts क्या है? Past की कोई experience या कोई event जब आप उसको reproduce करेंगे कागज पर, पेपर पर, so that kind of writing is actually recount writing. इसमें आपकी diary entries, जो I hope how many of you have ever tried writing any diary, personal diary? Yes? Okay, I can see a lot of different hands. शाबाश. So वो जो आप डायरी लिखते हैं डेली बेसिस पे एज अ हैबिट, तो वो भी आपकी रीकाउंट राइटिंग है. इसके अलावा आपने कोई पास्ट एक्सपीरियंस, कहीं आप ट्रिप पर गए थे, उसको आपने लिखा है, तो ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअली योर रीकाउंट राइटिंग. So let's see. Now here is the vertical linkage of grade 8. सेम आप देख सकते हैं ग्रेड 8 और ग्रेड 9 में ये सेम SLO जो है रीडिंग का, बिल्कुल सेम SLO है, बायोग्राफीज एंड डायरी एंट्रीज वाला. यहां पे लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी. सो थिंक अबाउट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस. कोई भी आप अपना एक्सपीरियंस, कहीं आप ट्रिप पर गए हैं, कहीं आपने कुछ ऐसी चीज एक्सपीरियंस की है, कोई टूर था, और एनी काइंड ऑफ डिफरेंट प्लेस दैट यू हैव विजिटेड, और एनी एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है. जब आप उसको इमेजिन करेंगे तो आप देखेंगे, और यू कैन थिंक अबाउट अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, एक्सपीरियंस या कोई शख्सियत जिसको आप पसंद करते हैं, या किसी के बारे में आप लिखना चाहते हैं, किसी के साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है, ऑल ऑफ दीज इवेंट्स. तो जब आप ये सोचते हैं, नाउ दिस इज द कंटेंट ऑफ योर पर्सनल राइटिंग. तो पर्सनल रिकाउंट्स में ये दो चीजें आप फोकस करेंगे. हाउ वुड यू एक्सप्रेस दिस इवेंट इन अ पर्सनल रिकाउंट? ऑब्वियसली आप पास्ट टेंस को यूज करेंगे. आप उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, एक तरतीब के साथ उसको रिप्रोड्यूस करते हैं. जिस तरह आप प्रीवियस क्लासेस में क्या हम लिखते थे, विजिट टू अ जू, visit to a hill station, वो क्या था? That is actually recount writing. Alright? So, यहां पे भी, would you write it as a diary entry for yourself or would you prefer a biography that others could read? Obviously,
अगर आपका कोई मेमोरेबल एक्सपीरियंस है तो आप उसको डायरी एंट्री की फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल डायरी एंट्री. ओके, और वुड यू प्रेफर अ बायोग्राफी दैट अदर्स कुड रीड? नाउ बायोग्राफीज हमने बात की थी दैट आर फॉर पीपल्स लाइफ. तो यहां पे इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपने अगर उनको एक जगह सेव करना है फॉर रिकलेक्शन, तो आप उसको डायरी की शक्ल में, जिसमें आप डेट मेंशन करते हैं, एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दैट, दैट बिकम्स योर recount writing and your personal recounts in the form of diary entry. Yes. So let's see first the word recount, made up of two words. Recount, एक वाक्या जो हो चुका, an account of something. When you are recalling it, जब हम उसे recall करेंगे, उसे याद करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? Recount. और जब आप उसे लिखेंगे, that will become recount writing. So recount writing is very much important. Let's see. Recount means tell someone about something. किसी को किसी चीज के बारे में कुछ बताना, या give an account of an event or experience. कोई event, कोई वाकया, कोई हादसा, कोई सानहा अगर पेश आया है, कोई आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो हम जब उसको पेपर पे लिखेंगे, that would become recount writing. So recount is what we mean by that. Now let's see what are recounts. Recounts actually retell events that have happened in the past. क्या समझा हमने कि जो पास्ट में चीजें वाकयात हो चुके हैं, हम उसे जब याद करते हैं, that becomes recount writing. So you can write a historical event, you can write about a famous person, a special celebration. Let's say you had a great and a very good birthday celebration, birthday bash. That is also your recount writing. A recipe or any kind of experiment that you did. अगर आपने इस तरह का कोई वेंचर किया है, ये भी आपके recount writing के लिए क्या है? मटीरियल है. क्या हमें समझ आ गई? Yes. So how many things? First, recount retells events that have happened in the past. And then you can write a historical event about a famous person, और यहाँ पे that will become biography. A special celebration, this is your diary entry. A recipe or experiment, this is also your diary entry. So now personal recounts retell a special event or experience in an entertaining way. यानी हमने उसको एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे तरतीब से और इंटरेस्टिंग बनाकर लिखना है. हमारा ये जो SLO है, दिस इज बेसिकली अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. तो हम ज्यादातर इन चीजों को पढ़ने पे फोकस करेंगे, इनको समझने पे फोकस करेंगे, और जब हम राइटिंग में आएंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह स्ट्रक्चर्ड वाइज रीकाउंट राइटिंग को लिखा जाता है. सो a sports match, a snowy day, a day at school, a visit to some place, ये सारे क्या टॉपिक्स हैं? recount writing के डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आप पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं डिफरेंट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में. a day at school, my last day at school, my first day at school, my first day of college, my first experience, or the first time I visited a museum. तो ये सारे क्या हैं? recounts हैं, पर्सनल recounts. ओके, नाउ जब हम पर्सनल recounts की बात करेंगे, हमने SLO में पढ़ा था रीड एंड एनालाइज. हमने पढ़ना है और एनालाइज करना है इस तरह की राइटिंग को. हम आगे जाकर एग्जांपल्स देखेंगे. क्या स्ट्रक्चर है? W's, E for event, C for conclusion. W, E and C. First, the 5 W's. किसके बारे में बात हो रही है? क्यों हम ये लिख रहे हैं? ये वाकया या जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपीरियंस है, इवेंट है, कब हुआ, कहां हुआ और क्या हुआ. ये जो क्वेश्चंस है 5, who, why, when, where, what, these are actually the first thing that we need to mention in our
रीकाउंट राइटिंग, ठीक है। 5 W's हम इन्हें कहते हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लें। उसके बाद इवेंट्स, अब बहुत सारे इवेंट्स होंगे लेकिन उनको तरतीब से लिखना होगा। व्हाट वाज द टाइम सीक्वेंस, हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब सबसे पहली चीज क्या हुई और उसके बाद क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। ये जो कनेक्टेड इवेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम first thing to the last thing, that becomes a chronological order, okay। और कंक्लूजन में आप उसको कंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में रीकाउंट राइटिंग को लिखा जाता है, पर्सनल रीकाउंट्स को लिखा जाता है, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, और उसके बाद इवेंट्स क्या हुए और उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है जी। क्या आपने नोट डाउन कर लिया है? ओके, सो दिस इज द पर्सनल रीकाउंट स्ट्रक्चर। मैं रिपीट कर देता हूं, 5 W's जिसमें हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं, स्टार्ट करते हैं कि क्या, क्यों, कहां, कैसे और कौन, ठीक है। उसके बाद वो सीरीज ऑफ इवेंट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यू विजिटेड अ हिल स्टेशन, यू विल राइट ईच एंड एवरी इवेंट इन अ वेरी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और उसके बाद कंक्लूजन, यानी आप उसको सम अप करेंगे एट द एंड कि व्हाट डिड यू फील अबाउट द इवेंट, आपने क्या नतीजा अखज किया, आपके क्या फाइनल रिमार्क्स हैं, फाइनल वर्डिक्ट है अबाउट दैट, या आप आखिर में क्या कहना चाहते हैं। द फाइनल रिमार्क्स, द कंक्लूडिंग रिमार्क्स आर एक्चुअली योर कंक्लूजन। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपको सिमिलर लग रहा होगा ऐसे की फॉर्म की तरह या पैराग्राफ राइटिंग की तरह, तो आप इसको उसी तरह कंसीडर करें। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो रीकाउंट टेक्स्ट या रीकाउंट राइटिंग, जो हम इस तरह का टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसमें रीटेल इवेंट्स, उसमें जो ऑलरेडी इवेंट्स हो चुके हैं उन्हें दोबारा बताया जाता है, नंबर 1। और नंबर 2 इज इन टाइम ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, राइट। पहले ये इवेंट हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, और फिर फाइनली ये हुआ। तो ये दो चीजें हैं रीकाउंट टेक्स्ट में जो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है अबाउट रीकाउंट, अबाउट पर्सनल राइटिंग? जी, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड एंड वी कैन डिस्कस इट। ओके, लेट्स मूव ऑन। What are some of the features of recount writing, recount text? Number 1 is, since we are writing it from our own perspective, so that becomes first person narrative, first person point of view में हम इसको लिखते हैं या जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये first person में होना चाहिए। Then number 2 is focuses on personal experience and emotions. Personal experience, जो आपने एक्सपीरियंस किया, जो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या अपनी इमेजिनेशन से लिखते हैं। थर्ड थिंग इज इनफॉर्मल लैंग्वेज, इसमें आप लैंग्वेज थोड़ी सी कैजुअल रख सकते हैं, जिस तरह आप फ्रेंड्स के साथ गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह आप एक कहानी या वाकया सुनाते हैं, तो आप इसको इनफॉर्मल रख सकते हैं। बट द स्पेलिंग्स, द ग्रामर हैज टू बी करेक्ट। ऑफन कॉन्वर्सेशनल, डायरीज आर डेटेड, एंट्रीज आर डेटेड बेसिकली। सो जब आप पर्सनल डायरी लिखते हैं उसमें आप क्या करते हैं, डेट्स को भी मेंशन करते हैं। ओके, दीज आर सम ऑफ द फीचर्स ऑफ पर्सनल रीकाउंट्स written in the first person. Then it focuses on personal experiences, it focuses on informal language, and there are dates mentioned on every diary entry. Let's see what is the difference between diary entry and biography. Diary entry, जैसे मैंने आपको बताया, personal है, informal है, it focuses on your daily life. आप daily अपनी डायरी में एंट्री कर सकते हैं एंड यू कैन क्रिएट अ डायरी ऑफ योर ओन। या जब हम किसी भी लेसन में डायरी एंट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये डेली बेसिस पर लिखी गई है, दिस इज फ्रॉम पर्सनल पर्सपेक्टिव एंड इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। बायोग्राफी
थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें फॉर्मल लैंग्वेज, इसमें फैक्ट्स मेंशन होंगे, किसी पर्सन के बारे में आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी होगी, बिल्कुल वेरीफाई करके, कवर्स अ पर्सन्स एंटायर लाइफ। अच्छा, अब कल के हवाले से मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं फॉर रिकॉलिंग। हमने 3 चीजें पढ़ी थी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर। कोई मुझे बता सकता है कि मेमोयर क्या है? एनीवन? यस, लिटिल स्टार्स। लिटिल स्टार्स को अनम्यूट कीजिए जी, आप अनम्यूट करें अपनी तरफ से। जी शाबाश, प्लीज अनम्यूट करें आप अपनी तरफ से। It is a collection of memories. या रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज, सम स्पेसिफिक मेमोरीज जो कि बायोग्राफी से शॉर्ट होती है, बिल्कुल। ओके, द रेनेसां हैज आल्सो रेज्ड देयर हैंड। द रेनेसां। जी जी, आप अनम्यूटेड हैं, आप बोलिएगा। ओके, लेट्स मूव ऑन। तो डायरी एंट्री पर्सनल, इनफॉर्मल, फोकसेस ऑन योर डेली लाइफ। फुल स्क्रीन करें। बायोग्राफी इज फैक्चुअल, फॉर्मल, कवर्स अ पर्सन्स एंटायर लाइफ। ये बेसिकली इनमें डिफरेंस है जो कि आप नोट कर सकते हैं। यस, अल सईद एजुकेशन, अब उन्होंने हैंड रेज खत्म कर दिया है। ओके, नाउ when you are writing a diary entry, you are basically writing about a day in the life of a real person or character. The diary entry needs to sound as if the person or character has written it, so it needs to be written from their point of view. It also needs to be exciting and interesting to read. तो आप किसी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डायरी एंट्री को क्रिएट कर सकते हैं फॉर लिटरेरी पर्पसेस। ओके, सो प्रोनाउंस किस तरह के होंगे डायरी एंट्रीज में? जब आप कोई भी डायरी एंट्री पढ़ते हैं तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस, because this tells us that the diary is written by someone and they are talking about themselves. Look at the next 2 examples. So look at this example. This is a diary entry. The date is mentioned. This diary entry is dated Friday 3rd March. Dear diary, a salutation that is quite common. A new day, it's snowy outside and mole is here. In a few days, it will be sunny again. Toad has been whizzing around in a motor car for the last few days, and he kept on crashing. He may get arrested because of all this nonsense going on. Okay. अब यहाँ पे हम pronouns को find out करते हैं. Yes, we have the personal pronouns I and over and again. So this is a diary entry written in the first person narrative. This tells us something about an event. It tells us something about an experience, right? So this is what a diary entry looks like. And then at the end, it is signed by the writer of the diary who has written it. So this sums up, this is what a diary entry looks like. तो अगर इस तरह की डायरी एंट्री का कोई पैसेज आ जाता है पेपर में, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. Again, this is another example of diary entry. Now, who's going to tell me what is the point of view? Yes. What is the point of view here? The JTN school, yes. First person point of view. First person point of view. And this is a diary entry about an experience, about the carnival. Last night my family visited the carnival that came to town as part of our summer festival. First, I went on to the Ferris wheel. I loved looking at all the people down below as the wheels spun around and around. तो ये एक जगह पर गए
मेला टाइप था ये, वहां पे गए, वहां पे उन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की, उसको रीटेल किया और ये क्या बन गया, रिकाउंट राइटिंग। एंड दैट इज, स्पेसिफाई करें अगर हम इसे, तो ये एक डायरी एंट्री है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में है, लैंग्वेज भी जरा इनफॉर्मल सी है, कॉमन लैंग्वेज यूज की गई है, एंड दिस इज हाउ यू एनालाइज। सो व्हेन यू आर एनालाइजिंग एनी काइंड ऑफ डायरी एंट्री, यू कैन फिगर आउट ऑल दीज पॉइंट्स कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लैंग्वेज किस तरह की है, इज इट अबाउट an event or an experience, is it fictional or non-fictional, is it written by the person, uh, is it fictional or non-fictional, और कि किसी कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है या खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो ये 3-4 चीजें जो हैं वो आप मेंशन करते हैं। तो सम अप कर लेते हैं, व्हाट हैव वी कवर्ड, पर्सनल रीकाउंट्स या recount, which means retelling of events or experiences. Then that includes your diary entries. We have seen some examples. We have talked about the point of view. We have talked about the kind of language that is used and all the other points. Okay. Now this one, this SLO, choose words and phrases for effect. ये हमारा SLO है, वर्ड्स एंड फ्रेजेस चूज करें इफेक्ट के लिए। देखें, जो भी हमारा चॉइस ऑफ वर्ड है, उसका एक रीडर पर या सुनने वाले पर इफेक्ट होता है। ऐसे ही है, इफेक्ट होता है। हु अग्रीज? यस। हम जो अपने अल्फाज का चुनाव करते हैं, जो हम फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, जो हम पढ़ते हैं एज अ रीडर, हम देखते हैं कि कुछ अल्फाज जो हैं वो बड़े नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ड्स हैं, कुछ इनकरेजिंग वर्ड्स हैं, मोटिवेशनल हैं, कुछ वर्ड्स जो हैं वो ज़रा डरावने से होते हैं, कुछ स्केरी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। तो हर वर्ड्स, जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, उनका एक इफेक्ट होता है। तो राइटर क्यों चूज करता है इस तरह के वर्ड्स? ताकि आपके ऊपर एक असरतारी हो उसका, सुनने वाले पर और पढ़ने वाले पर। हमने एनालाइज करना है एज अ रीडर कि वो कौन से लफ्ज हैं, फ्रेजेस हैं जो कि इफेक्ट पैदा कर रहे हैं हम पर एज अ रीडर। अब यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे पास एक सिनेरियो है। लेट्स से देयर इज अ बॉय कॉल्ड करीम। वो एक आर्टिकल लिख रहा है अबाउट अ न्यू पिज्जा शॉप कॉल्ड पिज्जा टाउन। पिज्जा टाउन एक नई पिज्जा शॉप खुली है, उसके बारे में उसने आर्टिकल लिखना है। सो he wants to convince readers to go to Pizza Town by making them hungry. वो चाहता है कि लोग पढ़ें, एडवर्टाइजमेंट देखें और उन्हें भूख लगे। तो उसने यहां पर 2 सेंटेंसेस में से हमने चूज करना है which one leaves a very good impact and a very good effect on the reader. Number 1 is Pizza Town has good pizza, and number 2 is Pizza Town has hot cheesy pizza. Which one do you think is more elaborative and descriptive? Yes, the JTN school. 1 मिनट आप वेट करें, आपसे भी पूछते हैं। What about the Central Fatma campus? शाबाश, जल्दी से एक्टिव हो और हैंड रेज करें जी। Which one do you think is the right one? Full screen. Yes. B वाला। Yes, number 2, number B. Why? Because ये डिस्क्रिप्शन दे रहा है। जैसे ये वर्ड है यहाँ पे हॉट, यहाँ पे वर्ड है चीजी। तो जब आप ये वर्ड्स पढ़ते हैं तो आपके ऊपर एक इफेक्ट होता है, आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और आप ज्यादा कन्विंस होते हैं, परसुएड होते हैं कि ये एक अच्छी चीज है। तो ये देखें, दोनों में एक बात की गई है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है नंबर 2 या नंबर बी, वो ज्यादा इलेबोरेटिव है, वो ज्यादा अच्छा असर छोड़ेगा पढ़ने वाले पर। तो इसी तरह जब हम कोई भी ऐसे लिखेंगे या पैराग्राफ लिखेंगे, हमने ऐसे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स यूज करने हैं जो कि बिल्कुल हमारी बात को क्लियरली वाजे करके आगे कन्वे कर दें। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट वर्ड चॉइस। हमने
हम जब वर्ड चॉइस पे बात करेंगे किसी भी टेक्स्ट की, तो हम देखेंगे हाउ मेनी वाव वर्ड्स आर देयर, यानी कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं. डिड द राइटर यूज स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब्स, जो एक्शन वर्ब्स हैं क्या वो स्ट्रांगली वो अच्छे वाले यूज किए गए हैं. डिड आई ट्राई एनी न्यू वर्ड्स इन दिस राइटिंग, क्या आपको कुछ नए अल्फाज मिले हैं, या वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फाइव सेंसेस, जो ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके जो सेंसरी डिटेल्स, सेंसरी जो आपके सेंसेस हैं उनको ट्रिगर करे, यानी आपकी सेंस ऑफ स्मेल, टच, सेंस ऑफ फीलिंग, सेंस ऑफ टेस्ट को एलैबोरेट कर, जब उसको जो ट्रिगर करता है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं दे आर कॉल्ड सेंसरी वर्ड्स, सेंसरी डिटेल्स. तो जब भी हम वर्ड चॉइस के ऊपर बात करेंगे, लेट्स से देयर इज अ पैराग्राफ in the exam and you are asked to talk about the word choice, the effect of the word, तो आप उन words को mention करें and then tell that what kind of effect is it leaving on the reader. तो ये कुछ चीजें हैं कि बड़े words, अच्छे interesting words, strong action verbs, new words and words that are triggering your five senses. अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. हमारे पास लास्ट वीक आई वेंट टू अ नाइस स्विमिंग पार्टी. अगर हम लास्ट वीक की बजाय स्पेसिफिकली डे मेंशन कर देते हैं अपनी रिकाउंट राइटिंग में, ऑन सैटरडे आई वेंट टू अ नाइस स्विमिंग पार्टी, तो क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? क्या ये ज्यादा बेहतर होगा? बिल्कुल, शाबाश. क्यों? क्योंकि हम स्पेसिफिक हो गए, हमने एक और मजीद चीज बता दी. इसी तरह ऑन सैटरडे आई वेंट टू अ नाइस स्विमिंग पार्टी की जगह अगर हम कर दें आई अटेंडेड अ नाइस स्विमिंग पार्टी, तो क्या ये लफ्ज अटेंडेड ज्यादा असर नहीं रखता? बिल्कुल, वेंट से ज्यादा असर रखता है अटेंडेड. तो आप देखें दोनों वर्ड्स में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है? जो कमजोर था वो मैंने काट दिया यहां पर, ज्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड था अटेंडेड. अटेंडेड इज मोर साउंडिंग मोर अप्रोप्रिएट एंड स्ट्रॉन्ग. यहां पे लास्ट वीक की बजाय हमने कहा ऑन सैटरडे, तो हम स्पेसिफाई कर दिया हमने एक चीज को, तो ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया. तो हमने अपने वर्ड्स को स्ट्रॉन्गर वर्ड्स के साथ रिप्लेस करना है. अब यहां पे देखें जो वीक एडजेक्टिव्स हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स जो आपके नाउन को एक्सप्लेन करें. रिप्लेस वीक एडजेक्टिव्स विद स्ट्रॉन्गर और मोर इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल, ऑन सैटरडे आई अटेंडेड अ नाइस स्विमिंग पार्टी, अगर हम इसकी जगह कर दें एन अमेजिंग स्विमिंग पार्टी, तो क्या ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है? यस, व्हाट डू यू थिंक? क्या ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल. हमने यहां पे भी एक स्ट्रॉन्ग फ्रेज इस्तेमाल किया, हमने यहां पे एक स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल किया, और यहां पे भी हमने अपने एडजेक्टिव को चेंज करके एन अमेजिंग या इस तरह का वर्ड यूज किया जो कि ज्यादा एलैबोरेटिव है. तो हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया. ऐसे ही है. यस, व्हाट अबाउट किंग वेव? ओके, यहां पे देखें इफेक्ट क्या है, वो जो रीडर फील करे वो असर होता है वर्ड्स का, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट. वर्ड चॉइस क्या है? आपके पास बहुत सारे अल्फाज हैं, लेकिन आपने जानबूझकर अच्छे अल्फाज, स्ट्रॉन्गर वर्ड्स आपने यूज किए ताकि उनका इफेक्ट पैदा हो सके. तो दो चीजें हैं, आपका वर्ड चॉइस अच्छा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपने ये भी देखना है कि जो इफेक्ट पैदा हो रहा है वो किस तरह का इफेक्ट पैदा होना चाहिए, वो रीडर की सेंसेस को ट्रिगर करे, फाइव सेंसेस को ट्रिगर करे. बिल्कुल. यहां पे देखें दो सेंटेंसेस हैं, अब क्विकली देखते हैं. सबसे पहले हैंड रेस कौन करता है? जूम कीजिएगा इसे. यस, नंबर 1 इज आयशा पुट हर बुक्स ऑन द टेबल. ठीक है, आयशा पुट हर बुक्स ऑन द टेबल. नंबर 2 इज
Aisha slammed her books on the table. Yes. Second one, because यहाँ पे word choice अच्छी है, यहाँ पे ये जो verb है, action verb है, ये क्या है? True वाला. Action verb is very strong. So this makes it more, and by hearing the word slam, हमें पता चलता है कि एक slam जब आप कोई चीज पटकते हैं तो जो आवाज आती है, that is actually triggering your sense of hearing. तो ये वाला जो वर्ड है ये ज्यादा इफेक्ट पढ़ने वाले पर छोड़ेगा, ठीक है? नाउ हाउ कैन राइटर्स क्रिएट इफेक्ट? दे कैन क्रिएट इफेक्ट यूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, जिस तरह हमने प्रीवियसली देखा, स्लैम्ड, यूजिंग डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, अच्छे एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, रिप्लेसिंग ओवर यूज्ड वर्ड्स सच एज स्टफ, हैव, गुड, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, वेरी, वेरी दिस, वेरी दैट, बार बार हम वेरी को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हमें उसकी बजाय एक अच्छा एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है ताकि अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं बहुत कॉमन हैं, इनको हम अवॉइड करते हैं और इनकी जगह हम ज्यादा स्ट्रॉन्गर वर्ड्स को यूज करते हैं। अब यहां पे देखें, मग्स स्प्लैटर्स हिज फूड ऑल ओवर द वॉल, एंड उसी तरह एक और बात की गई, वही बात की गई है दूसरे अंदाज से, मग्स इज अ मैसी ईटर। तो यहां पे देखें, which one is more appropriate and sound good? Which one is sounding better? First one. Second. B वाला. Yes. Muggs splatters his food all over the wall. अब ये जो वर्ड है, strong action word, ठीक है? हम ये प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ is, और इस तरह के जो स्मॉल हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हम यूज नहीं करते, बल्कि हम ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स को यूज करते हैं, और इसका मतलब है हमारी जो वर्ड चॉइस है वो बेहतर है। अब यहां पे हमारे पास एक वर्ड है एक्टिव, हमें इसे रिप्लेस करना है विद दीज एनी वन ऑफ दीज फोर ऑप्शंस। तो क्या सबसे बेहतर है? एनर्जेटिक, यस। द वर्ड द गिविंग मोर इफेक्ट इज एनर्जेटिक। सो हियर आर सम मोर एडजेक्टिव्स। देखें, ये एडजेक्टिव्स हैं और ये उसके सिनोनिम्स हैं, यानी हम लार्ज की बजाय जाइगेंटिक लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, एनॉर्मस, और इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे जो कि थोड़े से डिफरेंट होंगे। ओके, नाउ आई हैव शेयर्ड विद यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई हैव शेयर्ड डिफरेंट वर्कशीट्स। वर्कशीट नंबर 1 वेयर यू हैव अ biography and you have to answer the questions, followed up questions. Worksheet number 2 is all about reading this and choosing the right one. So this is like a diary entry. So you have to choose the right answer out of these following questions. Worksheet number 3 is where you are given a sentence. आपने उसको rewrite करना है for certain effect. ठीक है? And finally you have a question bank. This is also about word choice. So this sums up our lecture today, dear learners. I hope that you have understood these two SLOs about word choice and about recount writing. Any kind of question? Are we clear? Okay. Take care of yourselves. Allah Hafiz.